अभी तक पुर्तगालियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्योंकि सबसे पहले वही आए, उसके बाद जो है वो डच आए हैं, फिर इंग्लिश आएंगे, ऐसे ऐसे करके हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ लेंगे। तो आप देखिए कि अब जो सेशन होने वाला है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर है ये, और आपको एकदम समझ आएगा। समझ आए तो आप नीचे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट करके। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि अगर आपको ये सेशन सारे के सारे दमदार लगें तो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है जीवी कक्षा ऐप, वहाँ जाके अपना पॉजिटिव फीडबैक और 5 तारा की रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बारे में पता लगे, क्योंकि आप ही हैं जो बाकी लोग को बताएंगे। हमारा काम तो केवल इतना है कि आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे डच की बात करेंगे आज हम, और इंग्लिश की बात करेंगे, यानी ब्रिटेन वालों की बात करेंगे। दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं इस सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। आप देखिए ये चाऊ माऊ सर दिख रहा है ना, ये एक डच है, ऐसे दिखते हैं ये लोग। अच्छा, मैं अगर पूछूं आपको कि आज वर्ल्ड का मैप उठाइए और वहां पे हॉलैंड बताइए कहाँ है, तो बहुत सारी जनता देखिए हॉलैंड ये कहाँ है, दिखेगा ही नहीं कहीं हॉलैंड। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हॉलैंड जो है इसी को ही एक तरह से नेदरलैंड बोला जाता है। तो आपको हॉलैंड नहीं दिखेगा, नेदरलैंड दिखेगा, ठीक है। तो ये डच जो है यहीं के लोग हैं, नेदरलैंड के। अब होता क्या है, सबसे पहले अगर कोई पूछ ले कि जॉइंट स्टॉक का जो व्यापार है, जॉइंट स्टॉक की जो कंपनी भारत के अंदर किसने ऐसा ट्रेड शुरू किया, जॉइंट स्टॉक वाला ट्रेड जो है, तो वो डच पीपल ने ही शुरू किया था। और 1596 में 1596 के अंदर ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्नेलियस डी हॉटमैन, हॉटमैन नहीं, आप हॉटमैन से याद रख सकते हैं, बट हॉटमैन है ये, ठीक है। तो ये पहला डच था जो भारत के अंदर आया। जैसे मैंने बताया था ना कि पहला पोर्टुगीज कौन आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कि कौन पहला पोर्टुगीज जो है भारत के अंदर आया। वैसे ही यहाँ पे पहला डच ये व्यक्ति आया है, हॉटमैन। फिर 1602 में क्या होता है, डच की ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है, यानी कि जो नेदरलैंड वाले हैं वो अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग लोग थे, अलग अलग अपनी अपनी कंपनियां बना रहे थे। तो नेदरलैंड की कंपनी जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बनती है 1602 के अंदर। इसीलिए हम उसी क्रम में इसको यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं कि कब ये भारत के अंदर आया, क्या ये कर रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1605 के अंदर की बात करते हैं, तो फर्स्ट फैक्ट्री ये कहाँ पे खोलते हैं अपनी, ये फर्स्ट फैक्ट्री खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। सीधा पेपर में सवाल यही आएंगे, मैंने सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी लिखा है ताकि आप उस चीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर इसके बाद इन्होंने देखिए कि सोने के सिक्के भी चलाए, उनका नाम क्या था, पिगोडा कॉइन्स, ठीक है। पिगोडा कॉइन्स जो है इन्होंने ही चलाए थे, डच पीपल नहीं। इसके अलावा इनका जो भारत के अंदर अगर हम व्यापार बोलेंगे तो दो तरह का, एक तो चाय का व्यापार जिसको टी का ट्रेड बोलते थे, और दूसरा ये चाइना के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। तो ये दो मेन जो है ट्रेड इनके भारत में लिंक थे। इसके अलावा एक जगह है गैल्ड्रिया, जिसको गैल्डेरिया भी बोल देते हैं, गैल्ड्रिया भी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे ये क्या है, ये एक एक्चुअली में फोर्टिफाइड पूरी फैक्ट्री थी इनकी, है ना। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है कि मजबूत फैक्ट्री, जहाँ पे किलाबंदी कर दी जाए, पूरे के पूरे हथियार वगैरह रख लिए जाए, पूरा उसको सील कर दिया जाए ताकि वहाँ पे कोई भी परिंदा भी पर ना मार पाए, सिक्योरिटी के लिए, हाई सिक्योरिटी के लिए, ठीक है भाई। तो वो जो है इनकी जो फोर्टिफाइड फैक्ट्री है, ये थी कहाँ पे, ये थी पुलिकट के अंदर, है ना। पुलिकट के अंदर, ये सीधा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इनकी जो मेन जगह है वो पुलिकट ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जगह, इसका फैक्ट्री का नाम क्या था, गैल्डेरिया था, गैल्डेरिया या गैल्ड्रिया बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद एक आपको ध्यान रखना है कि जो पहला डच गवर्नर बना भारत के अंदर वो कौन था, पीटर बोथ था। हालांकि जो पहला डच आया वो ये हॉटमैन आया था, लेकिन जो पहला डच गवर्नर बन रहा है इनका भारत के अंदर वो बन रहा है, क्योंकि ये भी अपनी कॉलोनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो बन रहा है वो पीटर बोथ बन रहा है, ठीक है। और डच फैक्ट्री एक और जो है 1627 में खोली गई थी, वो कहाँ खोली गई थी, बंगाल के अंदर खोली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, पिपली में, बंगाल में। एक्चुअली में पहले एक जगह खोलते हैं, ये कुछ वैसा ही है कि जैसे आप एक दुकान चलाते हैं, मान लीजिए केमिस्ट की, है ना। तो केमिस्ट की दुकान आपने एक जगह पे खोली, फिर आपने देखा कि बढ़िया चल गई है यहाँ पे, आपने वहाँ पे वर्कर रखे और आपने दूसरी जगह जाके खोल दी, फिर तीसरी जगह जाके खोल दी। वैसे ही ये कर रहे थे, एक जगह फैक्ट्री खोली, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपना राजपाट फैलाने की कोशिश करते थे ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। इसके बाद 1632 में क्या होता है, एक और फैक्ट्री लगाई जाती है, वो लगाई जाती है पटना में। एक्चुअली में पेपर में क्या है कि ये अलग तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। वो ये बोलता है कि बताओ कि डच लोग हैं, उन्होंने पटना में फैक्ट्री कब लगाई, तो आपको पता होना चाहिए 1632 में लगाई। या फिर कई बार पूछ लेता है कि 1632 में बताओ कि किस व्यक्ति ने पटना में फैक्ट्री लगाई, तो आपको पता होना चाहिए कि डच लोगों ने लगाई। तो अगर ये पता नहीं होगा तो दिक्कत है। मेन चीजें मैं हमेशा मेंशन करता हूं ताकि वो सब चीजें किसी भी तरीके से घुमा के एग्जामिनर पूछे, आप उत्तर देने के काबिल तो रहे भाई मेरे, ठीक है। उसके बाद 1664 के अंदर क्या होता है, औरंगजेब से, क्योंकि उस टाइम पे देखिए कि मुगलिया बादशाह कौन है वहां पे, और 1664 के आसपास की डेट में अगर देखा जाएगा
तो वो औरंगजेब है, ठीक है। और औरंगजेब ने क्या किया है, यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स दे दिए इन लोगों को, डच लोगों को। कहाँ पे दिए हैं? बंगाल के अंदर दिए, बिहार के अंदर दिए और उड़ीसा के अंदर दिए। तो ये 3 जगहों पे जो है ये लोग फैल गए थे उसके बाद। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो पुलिकत है ये इनका जो है मेन ट्रेडिंग सेंटर बनता है, या इनका हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। 1690 तक तो पुलिकत ही रहा था। पुलिकत जो है अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये जो है ये पुलिकत है। और उसके बाद जो है पुलिकत से ये सारे का सारा सिस्टम जो है नागापट्टनम में, या फिर कहें कि नेगापतम, ठीक है। नेगापट्टम बोल लीजिए, नागापट्टनम बोल लीजिए, दोनों एक ही हैं। उस टाइम पे लोग जिस हिसाब से भाषा का इस्तेमाल करते थे वैसे मैंने लिख दिया। तो ये जो है नागापट्टनम में या नेगापट्टनम में जो है शिफ्ट हो जाता है पूरा का पूरा इनका मेन सेंटर। इसके बाद होता क्या है, बैटल ऑफ बेदारा होता है। बैटल ऑफ बेदारा को आप याद रखिएगा, ये पेपर में पहले सीजीएल में तो अभी तक शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन बाकी के जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, मैक्सिमम हर वनडे एग्जाम में बैटल ऑफ बेदारा के बारे में पूछा गया है। तो मुझे हाई चांस लग रहे हैं कि सीजीएल में या एमटीएस में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में तुरंत कभी भी पूछ लेगा बैटल ऑफ बेदारा का। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो ये बैटल हुआ कब है, 1759 में हुआ है। दूसरा किस किस के बीच में हुआ है, आप बोलेंगे कि ये जो बैटल है ये डच लोगों के और ब्रिटिश के बीच में हुआ। ब्रिटिश ने जो है ये यूरोपियन कंपनीज के साथ जितने भी हैं 3 ही बैटल लड़े हैं, वो तीनों हम ब्रिटिश के अंदर कवर कर लेंगे। एक मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, सवल्ली का अब तक मैंने बता चुका हूं, पोर्टुगीज के साथ है। दूसरा बेदारा वाला बैटल है, और ये बेदारा वाला किसके साथ है, डच लोगों के साथ है। ये बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत करना, ये याद कर लो, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है, ठीक है भाई। तो डच लोगों के बारे में केवल आपको इतना ही जानना है। ये अलग अलग फैक्ट्रीज हैं जो डच ने बनाई हैं। यहाँ पे देखिए कि सूरत में भी डच अवेलेबल है, यानी सूरत में देखिए बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो बनी पड़ी हैं। तो सूरत को कब्जाना बहुत मुश्किल था ब्रिटिशर के लिए, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है एट द एंड कहाँ पे घूम के गए थे, फाइनली वो बंगाल से पूरा पूरा कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। तो वो फाइनली घूम के वो बंगाल के अंदर घुसे थे, क्योंकि सूरत में ऑलरेडी जो आप देखिए सूरत साइड में या नीचे कोची साइड में ऑलरेडी जो है पोर्टुगीज कब्जा करके बैठे हैं, डच कब्जा करके बैठे हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको फेस हो रही थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के बारे में, कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारत के अंदर कैसे आते हैं और कैसे वो आखिरी तक यहाँ पे टिकते हैं, कैसे वो बाकी यूरोपियन कंपनीज को टिकने ही नहीं देते हैं, उनको भगा देते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इनका जो राजपाट है 1608 से लेकर 1947 तक चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे 1858 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आप ब्रिटिश गोरा लोगों की बात करेंगे तो फिर 1947 आ जाएगा। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्योंकि 1858 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 आता है सन 57 की लड़ाई के बाद जो है, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी पावर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है। तो फिर वहां पे हम ये बोलेंगे कि वो ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बना ली, है ना। पहले तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो आपको जो भी डेट अपने हिसाब से चूज करनी है, दोनों ही सही होंगी। किस कॉन्टेक्स्ट में पूछी जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि एक्चुअली में मैक्सिमम टीचर्स को अगर आप देखेंगे तो वो 2 लोगों से शुरुआत करते हैं हमेशा ब्रिटिश के अंदर। वो या तो थॉमस रो की बात कर रहे होंगे या विलियम हॉकिंस की बात कर रहे होंगे कि वो जहांगीर की कोर्ट में है, और किसी की बात नहीं करते हैं। जबकि मैं बता रहा हूँ कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें बाकी ब्रिटिशर्स का भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यही मेरी एनालिसिस बोलती है। और मैंने आपको क्या बोला, अगर आप ये पेड कोर्स देख रहे हैं तो ये बाकियों से अलग कैसे होगा, उसका कोई ना कोई कारण भी तो होना चाहिए। सिर्फ मेरे बोलने से वो अलग हो जाए, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि वो इसलिए अलग है ये पूरे का पूरा कोर्स, क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम वो सभी एग्जाम्स का ढूंढ के निकाला कि भैया हर एग्जाम में एग्जामिनर किस हद तक जा रहा है। मुझे वो हद पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा समंदर है, अपने काम का जो चीजें हैं वो नहीं अगर इसमें से निकाली तो फिर अपना काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत कंसाइज तरीके से मैंने वो चीजें यहाँ पे ऐड कर दी हैं जो एग्जामिनर सीजीएल में, एसएससी में, रेलवे में कभी भी पूछ सकता है, चाहे सीडीएस का दे रहे वहां भी कभी भी पूछ सकता है। तो मैंने अलग अलग इसीलिए एग्जाम्स को छांट के देखा ना, नहीं तो मेरे को क्या जरूरत थी, मैं भी ऐसे ही आके कुछ भी बोल दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहले ब्रिटिशर्स हैं, फर्स्ट ब्रिटिशर्स मैं बोल रहा हूँ, पहला ब्रिटिशर नहीं बोल रहा, फर्स्ट ब्रिटिशर्स बोल रहा हूँ। 2 ब्रिटिशर्स जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो है राल्फ फिंच और दूसरा है जॉन मिडनहॉल। ये दोनों ही ब्रिटिशर जो हैं ये किसकी कोर्ट में आए थे, अकबर की कोर्ट में आए थे। 1585 के आसपास जो है अकबर का राज चल रहा था, और 1599 में भी अकबर का ही चल रहा था, ठीक है भाई। तो आप देखिए कि मुद्दे की बात यह है कि ये दोनों जो ब्रिटिशर के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए कि
हु इज़ द अर्लीस्ट ब्रिटिशर, या फिर इनमें से बताइए कि इन अंग्रेज व्यापारियों में से बताइए कि कौन पहले भारत के अंदर आया। तो आपको वो पता होने चाहिए, ये दो नाम जो हैं ये दोनों रॉल्फ फिंच और जॉन मिडनहॉल दोनों ही पता होने चाहिए। इसके अलावा देखिए कि अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ब्रिटिशर हैं इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब की। तो आप देखिए कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मर्चेंट थे जो उस टाइम पे, वो क्या करते हैं, वो सभी के सभी मर्चेंट्स आते हैं इस रानी के पास, है ना, जितने भी व्यापारी लोग हैं, वो बोलते हैं कि रानी साहिबा बात ऐसे है कि हम आपको एक हिस्सा दे देते हैं इस पूरी की पूरी कंपनी में, एक कंपनी छापते हैं और हमें पूरा का पूरा आप मोनोपोली दे दो कि जितने भी साल आप हमें चार्टर दे रहे हो, यानी कि मोनोपोली दे रहे हो, उतने सालों में कोई दूसरी कंपनी ईस्ट में जाके ट्रेड ना कर पाए। यानी ईस्ट इनके हिसाब से ईस्ट कौन है, भारत जो है, जापान जो है, ये इनके हिसाब से क्या हो गया, ईस्ट हो गया एक तरह से। तो कहने का मतलब है ये रानी से ये डील कर रहे हैं कि केवल और केवल हमारी कंपनी को ही अलाउ किया जाए रानी जी, कि हम ही वहां पे जाके ट्रेड कर पाए और बहुत सारा धन इकट्ठा कर पाए, और क्योंकि हम हिस्सेदारी आपको भी दे रहे हैं तो आपको भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी हिस्सेदारी रानी को ही दी जाती है इसके अंदर। कौन सी रानी को दी जाती है, ये क्वीन एलिजाबेथ वन को दी जाती है। यहाँ पे वन भी लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी एलिजाबेथ है ना, 1 2 3 ऐसे चलता रहता है सिस्टम इनका। तो कहने का मतलब है कि इस रानी का जो हिस्सा है यहाँ पे सबसे ज्यादा था। अच्छा, ये कब हो रहा है, 1600 तो इजीली याद रहेगा ना, 4 का स्क्वायर है ना, तो 40 का स्क्वायर कर लेना, तो 40 का स्क्वायर याद रहेगा अब आपको। 1600 के अंदर यानी 31 दिसंबर 1600 को ये पूरी की पूरी कहानी रची जा रही थी। आप ये सोचो कि अगर ये रानी रात को वो कर दे, अपना हैप्पी न्यू ईयर कर देती है, तो ये सोचो कि 12:01 पे अगर ये करती ये काम, तो यहाँ पे 1601 आता कि 1600 आता, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती। शुक्र है कि इसने 31 दिसंबर को दिन में कर दिया होगा, इसलिए यहाँ पे 1600 ही लिखा गया है, ठीक है, नहीं तो अगला साल हो जाता हैप्पी न्यू ईयर। एनीवेज, तो यहाँ पे जो मर्चेंट्स आके एक कंपनी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, वो तो हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं एक तरह से। असली में कंपनी का नाम क्या था, द मर्चेंट एडवेंचर्स। द मर्चेंट एडवेंचरर्स जो है, ये कंपनी जो है मर्चेंट एडवेंचरर्स, ये पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली कंपनी थी और बाद में ये कंपनी बदल भी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि यही कंपनी रहेगी, क्योंकि इसको जो चार्टर मिलता है, चार्टर मतलब कि एक तरह से राइट मिल गया कि केवल आप ही ट्रेड करेंगे ईस्ट के अंदर और किसी कंपनी को हम नहीं जाने देंगे। तो इसको केवल 15 साल के लिए ये चार्टर मिला था, ठीक है, और हर 15 साल 20 साल के बाद ये चार्टर जो है रिवाइज ही होता रहता। तो इसीलिए जो कंपनी की हम बात करते हैं जिसने भारत में लोगों को बहुत संताप दिया, दुखी किया, वो ये वाली नहीं है। वो अभी आगे चल के जब हम देखेंगे तो ये बदल जाएगी, तो वो वाली है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछे कि पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी तो वो उसका नाम क्या था, तो मर्चेंट एडवेंचरर्स ही आप उसका उत्तर देंगे। 2 नाम नहीं होंगे, है ना, इससे अगली वाली का नाम भी ऑप्शन में नहीं दिया होगा, एक ही कोई नाम दिया होगा, तो आप उत्तर मार्क कर सकते हैं इजीली, है ना, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसके अलावा देखिए अब कहानी हमारी पहुंचेगी विलियम हॉकिंस पे, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने समझा दी, और ये 15 साल वाला याद कर लो, ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर में आ भी चुका है एक बार, 15 साल वाला आ रखा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कितने साल का मेरा चार्टर। अब देखिए कि ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है, इसको जो है ब्रिटेन का राजा जेम्स जो है क्या कर रहा है, ये बोल रहे हैं हॉकिंस को कि जाओ भैया, यहाँ पे तुम जाओ जहांगीर की कोर्ट में और वहाँ से कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसी सेटिंग करके आओ कि हमारी कंपनी वहाँ पे इजीली ट्रेड कर पाए, है ना। तो यहाँ तो किसी तरीके से फ्री ट्रेड पॉलिसी हमारे लिए ले आओ, है ना, या फिर वहाँ पे जाओ और बोलो कि भैया यहाँ पे मेरे को फैक्ट्री लगाने दो। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो विलियम हॉकिंस है ये उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। एक्चुअली में क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहांगीर के दरबार में कौन अपनी हस्तक्षेप कर रहे हैं, पोर्टुगीज कर रहे थे उस टाइम पे, और पोर्टुगीज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पे एंटर करें, है ना, बिल्कुल अलाउड नहीं था अंग्रेजों को। तो इस वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे जहांगीर उनके प्रेशर में आके इसको अलाउ नहीं कर पा रहा था, है ना। दो बाद में ये जरूर हुआ कि जहांगीर ने एक टेम्परेरी फैक्ट्री लगाने के लिए इन लोगों को अलाउड कर दिया, लेकिन परमानेंट फैक्ट्री के लिए फिर भी अलाउड नहीं किया था, ठीक है भाई। और कई बार क्या होता है कि ये शिप का नाम पूछ लेते हैं कि जो विलियम हॉकिंस है वो किस शिप के ऊपर भारत आया, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछ लेंगे मुझे लगता है आगे। तो हेक्टर शिप जो था, हेक्टर नाम का एक जहाज था, समुद्री जहाज, उस पे जो है विलियम हॉकिंस जो है भारत आया था। किसके कोर्ट में आया था, किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है भाई। चलो अब बात आ गई है 1611 पे। 1611 में क्या हुआ था जी, यहां पे पहली टेम्परेरी फैक्ट्री लगाने के लिए जहांगीर ने अपनी परमिशन दे दी थी। लेकिन कहां पे लगेगी ये टेम्परेरी फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम में, जिसको कि मछलीपट्टनम भी बोल दिया जाता है। यहां मैप में देखो आप कहां है, ये रहा,
ठीक है, ये जो जगह है ये है मछलीपट्टनम या फिर कहें कि मसूलीपट्टनम। इधर वाइजैक है, विशाखापट्टनम, इसके जस्ट पास में ही मछलीपट्टनम है, और इधर मद्रास है जिसको आज की डेट में चेन्नई बोला जाता है। तो इनके बीच में क्या हो गया, मछलीपट्टनम हो गया। ठीक है भाई, ये हो रहा है 1611 में। अभी तक पक्की फैक्ट्री लगाने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन अब ब्रिटिशर बोलते हैं भैया कि हमें तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, है ना, ऐसे तो हमारे नंबर कम रह गए हैं, तो कम नंबर रह गए हैं, तो अब क्या किया जाए, तो बोलते हैं चलो युद्ध किया जाए। तो ये क्या करते हैं, बैटल ऑफ सवल्ली करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया पोर्टुगीज के अंदर, तो पुर्तगालियों के साथ ये लड़ाई करते हैं। गुजरात के अंदर सूरत के आसपास के एरिया में ये लड़ाई होती है, क्योंकि ये नेवल लड़ाई है तो पानी में हो रही है ना, ऐसा नहीं जमीन पे हो रही है। तो सूरत के आसपास के एरिया में ये लड़ाई हो रही है, समुद्र के अंदर दोनों की नेवीज भिड़ती हैं आपस में, और जो ब्रिटिशर नेवी है ये जो उन लोगों को हरा देती है। अब इसी के अंदर कौन व्यक्ति था ब्रिटिशर्स की तरफ से, कैप्टन कौन था, थॉमस बेस्ट था। ये पेपर में आ रखा है सवाल। ठीक है, इसके अलावा मैं बता रहा हूं कि शिप का नाम पूछ लिया जाता है, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए, तो कुछ कुछ शिप्स के नाम आपको याद जरूर रखने हैं। तो यहाँ पे बैटल ऑफ सवल्ली में जो ब्रिटिशर ने शिप यूज किया ना, उसके बारे में पेपर में आ सकता है हाई चांस, क्योंकि वो विनर है। उन्हीं के बारे में मैंने देखा कि क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, लूजर के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे रेड ड्रैगन शिप का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था, ये दिख रहा है रेड ड्रैगन शिप जो है, इसका इस्तेमाल जो है बैटल ऑफ सवल्ली में किया गया था बाय ब्रिटिशर्स, या फिर कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ओके, इसके बाद देखिए 1613 में जहांगीर देखिए इंप्रेस हो चुके हैं मुगल बादशाह जो है कि ठीक है इन्होंने हरा दिया, इनके अंदर भी दम है, ये भी लंजू पंजू नहीं है, तो इनको अब मैं एक टेम्परेरी फैक्ट्री की जगह एक परमानेंट फैक्ट्री अलाउड कर देता हूं। तो इनको अब जहांगीर बोलता है कि एक परमानेंट फैक्ट्री ठीक है तुम लगा लो। अब वो परमानेंट फैक्ट्री लगाने के लिए जहांगीर क्या देता है, फरमान। ठीक है, तो मुगल बादशाह कोई भी ऐलान करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर को क्या बोलेंगे, उसका फरमान है। तो मुगल बादशाह का फरमान से एक परमानेंट फैक्ट्री इनकी खुल जाती है। ठीक है, 1613 के अंदर। और ये कहाँ पे खुलेगी, ये सूरत के अंदर खुलेगी। तो सूरत कहाँ पे है ये देख लेते हैं। ये देखिए ये जो पूरा गुजरात वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ आसपास में आपको सूरत दिखाई दे जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरफ गुजरात के एरिया के पास में है सूरत। अब इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्योंकि परमानेंट फैक्ट्री लगी है तो इसको स्टार मार्क कर लो, ये आ सकता है पेपर में। फिर उसके बाद देखिए कि अब जो हॉकिंस नहीं कर पाया था, है ना, वो प्रेशर कुकर होता है ना हॉकिंस वाला, विलियम हॉकिंस नहीं जो कर पाया था, 1615 में उसी कारनामे को अंजाम देने के लिए जेम्स वन जो है ब्रिटिशर राजा या ब्रिटिशर रूलर कह सकते हैं, इंग्लैंड में उस टाइम पर जो राजा था, वो क्या कहता है कि भैया थॉमस रो तुम जाओ इस बार और कुछ बड़ा कारनामा करके आओ, है ना, अपने को करियर बनाना है, हमारी कंपनी कुछ अच्छा अभी तक कर नहीं पाई है। तो इस बार थॉमस रो आता है और जहांगीर को काफ़ी इंप्रेस करने की कोशिश करता है। और किस लिए करता है, उसके दो कारण हैं। एक तो ये इसकी चाहत ये है कि किसी तरीके से आगरा में, अहमदाबाद जैसे एरिया में और भरूच के एरिया में, ये 3-4 एरियाज़ के अंदर भी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश हो जाएं। 2 फैक्ट्रीज़ के बारे में तो इतना ज़्यादा कोई इनको फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन एक और इनका दूसरा कोशिश रहती है कि जो आपके मसाले हैं, स्पाइसेस हो गया, पेपर्स हो गए, उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए, उनकी मोनोपोली किसी तरीके से जहांगीर को बोल के क्रिएट करवा दी जाए। तो ये 2 कारनामे बेसिकली हम कह सकते हैं जिनको अंजाम देने के लिए जेम्स ने थॉमस रो को जहांगीर की कोर्ट में भेजा। ठीक है भाई, तो वो सब मैंने इतना लिखा नहीं है, मैंने आपको कहानी बता दी है ना, कहानी को समझना पड़ता है। ऐसे अगर मैं बता दूं कि बस आया था, लोग इतना ही बता देते हैं थॉमस रो आया था, किसकी कोर्ट में आया था, जहांगीर की कोर्ट में आया था, तो ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती हैं फिर। ठीक है भाई, कब आया था ये भी याद रखना है, 1615 में आया था। और विलियम हॉकिंस कब आया था ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल भी आपको भूलने वाली चीज़ें नहीं है। ये 1608 में आया था, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, हॉकिंस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद देखिए कि अगर वो ट्रेडिंग पोस्ट की बात करें कि ब्रिटिशर की जो ट्रेडिंग पोस्ट है वो कहाँ कहाँ लगी, तो आप देखिए कि 1613 में सूरत में लगी, 1639 में मद्रास में लगी। ठीक है, मद्रास ये रहा चेन्नई में। फिर उसके बाद 1668 में बॉम्बे में लगी, तो बॉम्बे आपका ये रहा। ठीक है, ये रहा मद्रास, और मछलीपट्टनम का तो मैंने बता ही रखा है। फिर इसके बाद एक लगी 1690 में कलकत्ता में, तो कलकत्ता जो है ये इस तरफ है। ठीक है, तो ये 4 जो है इनकी ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पे मैंने मैप के अंदर भी आपको दिखा दी है। ठीक है, और ये थॉमस रो की फोटो लगा दिए, यहाँ से आपको इसकी शक्ल से याद रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि इन लोगों ने जो भारत के अंदर पहला अपना फोर्ट बनाया था, या फोर्टिफाइड फैक्ट्री कह लीजिए, वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो और उसको बनवाया किसने था, फ्रांसिस डे ने बनवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनका पहला ही फोर्ट था, और आगे जब हम देखेंगे कार्नाटिक वॉर्स वगैरह तो वहाँ भी इसका यूजेज आएगा। तो मैं तब बताऊंगा कि मैंने उस टाइम पे आपको पढ़ा दिया था कि फोर्ट जॉर्ज
किसका है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ब्रिटिशर्स का है, ये आपको ध्यान रखना है, इनका एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और ये जो है बेसिकली मद्रास के आसपास के एरिया में बनाते हैं, और जो राजा है चंद्रगिरी का, उससे एक तरह से ये परमिशन लेके ये सारे का सारा बनाया जाता है। यहाँ पे एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाई जाती है, यानी कि यहाँ मद्रास के एरिया के आसपास में बनाया जाता है, ठीक है भाई। हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लेना, एकदम आपकी कन्वीनियंस के लिए सारा सिस्टम मैंने रेडी करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि 1651 पे पहुंच गए। एक्चुअली में मैंने देखा कि पेपर के अंदर ना इस बार सवाल थोड़ा सा एक पूछने का तरीका मुझे सही नहीं लगा एग्जामिनर का। एसएससी के अंदर ही सीजीएल के अंदर एक सवाल आ रखा था, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई, और वो बहुत गलत क्वेश्चन था एक तरह से, क्योंकि समस्या क्या है कि जो भारत के अंदर लगाई या तो टेम्परेरी लिखें या परमानेंट लिखें, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वो परमानेंट के बारे में ही बात कर रहा होगा। तो वो जो है क्वेश्चन के अंदर वो ऑप्शंस नहीं थे जो परमानेंट वाला है ना, वहां पे ऑप्शंस के अंदर हुगली दे रखा था। अब और उन्होंने आंसर को भी हुगली मार्क कर रखा था। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पे, रुको मैं दिखाता हूँ आप लोग को, कहाँ गया, ये देखो जो परमानेंट फैक्ट्री वाला है वो 1613 के अंदर हो रहा है, ठीक है, और वो भी कहाँ पे हो रहा है, सूरत के अंदर हो रहा है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, ये काम हो रहा है 1651 में, ठीक है। जो पेपर में पूछ रहा है वो 1651 के हिसाब से पूछ रहा है। पहली बात तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाएगा कि 1651 में थोड़ी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कोई यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, लेकिन एक्चुअली में इसको पूछना ये चाहिए था कि भैया फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, तब हम ये फिर भी इसको कंसीडर कर लेते। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगा पेपर के अंदर, बट फिर भी मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि इसमें बंगाल वहाँ पे मेंशन नहीं था। तो मैंने फिर थोड़ी रिसर्च की तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे बंगाल मेंशन होना चाहिए, ठीक है भाई। तो बंगाल के अंदर अगर पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि हुगली रिवर के पास जो है इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। उसके बाद 1662 के अंदर क्या होता है, मैं ये चीज़ पोर्टुगीज़ के अंदर भी बता चुका हूँ कि जो चार्ल्स टू है उसकी शादी किससे हो जाती है, कैथरीन ब्रिगंजा से हो जाती है। और ये कैथरीन ब्रिगंजा जो है ये कहाँ की राजकुमारी है, ये पुर्तगाली राजकुमारी है एक तरह से, ठीक है। और पुर्तगाल का जो राजा है किसकी डॉटर है, ये जॉन 4 की है, ठीक है। अब कुछ जगह पे इसको सिस्टर लिख रखा है, कुछ जगह पे डॉटर लिख रखा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है कि ये उसकी बहन थी, उसकी बेटी थी, इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरह से आप देखिए कि ब्रिटिशर और पोर्टुगीज जो हैं आपस में एक रिलेशन में बन रहे हैं, समधी बन रहे हैं। मेन बात यहाँ पे ये है, कोई नहीं पूछने वाला कि ब्रिगंजा कौन थी, है ना। और ये जो दोनों है जब रिलेशन में बन रहे हैं तो यहाँ पे जो दहेज में दिया जाता है वो बॉम्बे दिया जाता है। और कई लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि बॉम्बे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ टैंजियर भी जो है, ये दो जगहें हैं बॉम्बे एंड टैंजियर, जो कि दहेज में मिलते हैं किसको, चार्ल्स टू को, ठीक है। ये रहा चार्ल्स टू और ये रही ब्रिगंजा। तो चार्ल्स टू को दहेज में ये बॉम्बे और टैंजियर मिलते हैं, किसके द्वारा मिलते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा। फिर 1668 में यही चार्ल्स टू क्या करता है, 10 पाउंड के हिसाब से, ठीक है, 10 पाउंड के हिसाब से केवल रेंट ले रहा है, 10 पाउंड। देखो कितनी हंसी की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है बॉम्बे, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्हीं लोगों का तो शेयर होता था, राजा लोगों का। तो सब पैसे का गेम चल रहा है और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है 1668 में, ये डेट आप याद रखिएगा, मैंने पूरा टाइमलाइन के साथ सब चीज़ें बना रखी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। तो 1668 की डेट याद रखिएगा कि चार्ल्स टू जो है लीज पे या फिर कहीं की रेंट पे दे देता है बॉम्बे को, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, केवल 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से, और परपीचुटी के लिए। परपीचुटी का मतलब होता है अनंत काल के लिए, यानी कि हमेशा 10 पाउंड ही रहेगा इसका, जब तक ये चाहे तब तक रख सकते हैं, ठीक है। बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ थी, बट एनीवेज क्योंकि फ़ायदा ही हो रहा था। अब देखो हो क्या रहा है कि बॉम्बे जो है एक तरह से, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इनका एक गढ़ बनना शुरू हो गया है बॉम्बे। सूरत में तो इनकी दाल पक भी नहीं रही थी, सूरत में 10 लोग और भी थे, और फर्स्ट फैक्ट्री इनकी बेशक से सूरत में है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब ये बॉम्बे को अपना हब बनाना चाहते हैं। इन्होंने एक मिंट भी बनाई थी सूरत के अंदर, सबसे पहली मिंट अगर बोला जाएगा तो इनकी सूरत में ही थी, ठीक है। यहाँ लिखा भी होगा कहीं, हाँ ये रही फर्स्ट मिंट जो है इनकी 1671 में सूरत में ही बनाई गई थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, बॉम्बे को डेवलप करना शुरू कर दिया। बॉम्बे इनको अब इनके हाथ में आ गया, यहीं पे ही पहला गवर्नर भी नियुक्त कर दिया गया बॉम्बे का। किसको किया गया, गेराल्ड ओंगियर को किया गया। ये है जनरल
गेराल्ड ओंगियर। तो इसको बॉम्बे का पहला गवर्नर बना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मिंट की भी एस्टेब्लिशमेंट हो गई। 1672 में बॉम्बे के अंदर एक मिंट भी बना दी गई है। ये पहली मिंट नहीं थी, पहली मिंट तो सूरत वाली थी, लेकिन यहाँ पे 1672 में बॉम्बे के अंदर भी एक मिंट बनाई गई। तो कहने का मतलब है कि अब ब्रिटिशर्स का जो मेन गढ़ आप देखेंगे बनता हुआ वो सूरत नहीं है, वो बॉम्बे है यहाँ पे। और ये इनका एक अपनापन इनका क्रिएट हो गया। और ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की सील है या फिर कहें कि जो प्रशासनिक केंद्र है, अगर हिंदी में मुद्दे की बात बोलूं तो वो है अब बॉम्बे बनता दिख रहा है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो 1687 में ये हालात हो गए कि अब जो है सूरत को रिप्लेस कर चुका है बॉम्बे फॉर ब्रिटिशर्स, है ना। तो ब्रिटिशर्स का जो मेन गढ़ है वो सूरत ना रह के अब बॉम्बे हो चुका है। अब देखिए कि बात आती है 1689 से 1690 के बीच की। इस दौरान क्या होता है, एक और झंडू है जिसका नाम है जॉन चाइल्ड। अब ये झंडू क्या करता है, ये औरंगजेब से भिड़ रहा है ना, उसके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है। जिस चक्कर में क्या हो रहा है, ये अपनी जो वो होता है ना कि किसी बादशाह के साथ पंगे लेने वाली अपनी हरकतें करना, तो उससे औरंगजेब को खुंदक आ जाती है और वो अपने बंदे भेज के इसको अच्छे से पिटाई करवाता है। पहले तो इसकी धुलाई करवाता है ना, उसके बाद इसको वापस भेजा जाता है। तो औरंगजेब के सामने फिर ये ब्रिटिशर्स नतमस्तक हो जाते हैं, उसके पैर पकड़ लेते हैं, क्योंकि कहाँ टिकेंगे भाई, वो पूरे इंडिया को कंट्रोल में करे हुए औरंगजेब, ये लंजूपुंज तो है नहीं था। तो इस वजह से क्या है कि ब्रिटिशर्स उसको तो नहीं हरा पाते हैं और बदले में क्या होता है, अपनी बेइज्जती और करवाते हैं उससे। एंड एट द एंड क्या है, जो आपका औरंगजेब है वो इनके ऊपर हाई ड्यूटीज़ लगाता है, हाई इनके ऊपर चार्ज लगाता है कि भैया आप जितना भी पैसा है, जितना भी वॉर इंडेमनिटी है वो मुझे प्रोवाइड करोगे। और तब जाके ये जो माफिया मांगते हैं प्रॉपर इनसे साइन करवाया जाता है कि भैया आगे से ये गलती नहीं होगी। ये सब चीज़ें करने के बाद औरंगजेब इनको माफ़ करता है। ठीक है भाई, उसके बाद फिर 1690 में तब जाके जो है जब माफ़ीनामा हो जाएगा, पैसा ले लिया, सब हो गया है ना, उसके बाद जो है औरंगजेब एक फरमान इशू करता है जिसके अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड की एक तरह से मोनोपोली दे रहा है। कहाँ पे, बंगाल के अंदर, कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद 1690 के अंदर ही एक और काम होता है, जो जॉब चैरनोक है। जॉब चैरनोक क्या कर रहा है, एक फैक्ट्री बनाता है सुतनुती विलेज में। ठीक है, ये सुतनुती विलेज जो है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि आगे बंगाल का निर्माण होगा, पूरे का पूरा कलकत्ता का निर्माण होगा, वो कलकत्ता का निर्माण इसी विलेज के ऊपर होता है। एक्चुअली में 3 विलेज का कॉम्बिनेशन है, बट मुद्दे की बात ये है कि एक व्यक्ति है, ब्रिटिशर व्यक्ति जो है जॉब चैरनोक, ये जो है ये सुतनुती विलेज के अंदर एक फैक्ट्री बना चुका है 1690 के अंदर ही। इतना आपको ध्यान रखना है। और किसकी परमिशन से बनाई गई है, औरंगजेब की ही परमिशन से बनाई गई है। और ये जो जॉब चैरनोक है इसी को ही एक तरह से फाउंडर बोला जाता है कलकत्ता सिटी का, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ गाँव हुआ करता था, लेकिन इसने फैक्ट्री बसा दी, वहाँ लोग आने लग गए, व्यापार बढ़ा, तो वहाँ पे क्या है, वो सिटी का निर्माण एक तरह से हो गया। तो कहने का मतलब है कि कलकत्ता का फाउंडर भी फिर जॉब चैरनोक को ही बोला जाता है, सिटी की फॉर्म में, है ना। फिर 1696 के अंदर क्या होता है, ये जो सुतनुती की फैक्ट्री है, यही जो सुतनुती की बड़ी फैक्ट्री है, इसको किला बंद कर दिया जाता है, फोर्टिफाई कर दिया जाता है। और इसी फोर्ट का नाम क्या रखा जाता है, फोर्ट विलियम रखा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी भी पूछ लेगा, क्योंकि ये पहला ऐसा फोर्ट था जिसका नाम इन्होंने किस पे रखा था, अपने ब्रिटिश राजा पे रखा। और आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट सुतनुती के अंदर ही एक फोर्ट बनता है जिसका फोर्ट विलियम नाम रखा जाता है, किंग विलियम 3 के नाम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। ये सुतनुती विलेज अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि यहाँ पे कलकत्ता का निर्माण हो रहा है, कलकत्ता फाउंड हो रहा है जॉब चैरनोक के द्वारा, दूसरा फोर्ट विलियम बन रहा है सुतनुती के अंदर ही, और तीसरा अब आ जाएगा पॉइंट, वो ये कि 1698 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना कि जो सूबेदार है बंगाल का, सूबेदार बंगाल का कौन होता है, अजीमुश शान। ये अजीमुश शान जो है ये ग्रैंडसन है किसका, औरंगजेब का। ठीक है, तो औरंगजेब का ग्रैंडसन ही है। उस टाइम पे ये आखिरी सूबेदार ही था बंगाल का, इसके बाद कोई सूबेदार बंगाल का नहीं रहा था, बंगाल अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में लगा पड़ा था। तो अजीमुश शान जो है ये क्या करता है, यहाँ के जो जमींदारी राइट्स हैं 3 विलेज के, एक तो हो गया सुतनुती, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका कलिकता, और तीसरा हो जाएगा गोविंदपुर। तो ये सुतनुती, कलिकता और गोविंदपुर, ये 3 ऐसे विलेज जो हुगली नदी के किनारे पे हैं, इनका जो पूरे का पूरा ज़मींदारी राइट्स हैं
ये क्या करता है, ये ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र करवा देता है। बेसिकली खुद तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति होता है ज़मींदार जिसका नाम था सवर्णा रॉय चौधरी। तो इसके पास पहले थी इसकी सारी ज़मींदारी, लेकिन बाद में ये कहता है कि भैया आप इन तीनों विलेजेस की जो ज़मींदारी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली ये तीनों विलेजेस की ज़मींदारी यहाँ पे मिल जाती है। तो सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। और अगर हम आज की डेट का कोलकाता बोलें तो कोलकाता जो आज की डेट का है वो इन्हीं तीनों विलेजेस को जोड़ के वो है आज की डेट का कोलकाता बन जाता है, ठीक है। और ये जो अजीम है उस टाइम पे नया नया एक दीवान बनाया जाता है बंगाल का जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान, है। तो मुर्शीद कुली खान के साथ अजीम के जो है वहाँ पे डिस्प्यूट्स भी होने शुरू हो जाते हैं, बट बाद में क्या है औरंगजेब इसको वापस से बुला लेता है, ठीक है भाई, अजीम को। तो ये पूरी की पूरी कहानी हुई इनकी। अब उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैंने फोर्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ब्रिटिशर्स का फोर्ट विलियम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। जैसे डच है, तो डच ने भी मुगल्स की परमिशन के साथ एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था फोर्ट गुस्तावुस। ये कहाँ बनाया था, चिंसूरा में बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कभी भी पूछ सकते हैं, ये मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट नोट करके यहाँ पे डाला है। और दूसरा, फ्रेंच लोगों ने जो एक बनाया था, उन्होंने एक फोर्ट बनाया था फोर्ट ऑर्लिन्स इन चंद्रनगर। और ये चंदन नगर और चंद्रनगर ये एक ही बात है, पहले इसका नाम चंद्र नागौर होता था, बाद में इसका नाम चंदन नगर हो गया था, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही है। आज की डेट में इसको चंदन नगर बोला जाता है, पहले ये चंद्रनगर होता था। तो यहाँ पे जो फ्रेंच लोगों ने एक फोर्ट बनाया जिसका नाम था फोर्ट ऑर्लिन्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी चंद्रनगर आ जाए आप समझ जाना कि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। चंद्रनगर के ऊपर क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है, अलग अलग एग्जाम से मैंने चेक कर लिया ये चीज़। अब इसके बाद क्या होता है, 1694 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें ये बोलता है कि इंग्लिश मैन जितने भी हैं उनको इक्वल राइट्स हम देंगे टू ट्रेड इन द ईस्ट, है ना। तो कोई भी इंग्लिश मैन आके यहाँ पे ट्रेड कर ले, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक नई कंपनी बनाई जाती है, न्यू राइवल कंपनी, जिसका नाम था इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। इसको याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी अगली वाली को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही जो कंपनी है ये तो 1698 में बनाई जा रही है, लेकिन एक इसकी जो फाइनल फॉर्म होती है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो आते हैं वो कुछ जो भी सिस्टम होगा कि हाँ हमें भी करने दो उधर ट्रेड, तो वो आपस में एक मोनोपोली या एक यूनियन बना के सरकार के पास आते हैं, ब्रिटिश सरकार के पास, और फिर उनकी बात सुनी जाती है और एक नई ट्रेडिंग कंपनी बनती है, नई ईस्ट इंडिया ट्रेड कंपनी बनती है जिसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। जी हाँ, यही वो फाइनल कंपनी है जो ब्रिटिशर्स हम बोलते हैं ना कि जिन्होंने यहाँ पे बहुत लंबा राजपाट किया, पूरा लोगों को संताप दिया, वो आखिरी कंपनी यही थी जो आगे तक फिर वो 1858 तक चलती है, ठीक है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। तो इतना से याद रख लेंगे तो भी हो जाएगा, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स से ही आपको याद हो जाएगा, है ना। अब ये कब की उपज है इसकी, 1708 की है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अरे करने की जरूरत ही नहीं है, खड़े होके जा सकते हैं, बाहर नहीं अच्छा इसके आगे कुछ नहीं था भाई दिस कंपनी, अच्छा ये जो कंपनी है ये 1858 तक रहती है, ठीक है। आपको मैं अगर कैमरा यहाँ पे घुमा के दिखा सकता तो बहुत आपको हंसी आती एनीवेज चलिए, कुछ शरारती बच्चे हैं यहाँ पे, शरारती तत्व। चलो, ये कंपनी जो है 1858 तक रहती है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि 1858 के बाद तो जो पूरी पावर है वो क्राउन को दे दी जाती है। फिर इसके अलावा जो है 1699 के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति है विलियम नॉरिस, ये जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के मुगलों की कोर्ट में, यानी कि औरंगजेब की कोर्ट में, ताकि कुछ ट्रेड के अंदर कंसेशंस मिल पाए। तो ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि कई बार अगर उसने बाई चांस पूछ लिया विलियम नॉरिस के बारे में कि ये किसकी कोर्ट में गया, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे उत्तर दे पाओगे। आप सिर्फ उतना ही कंसाइज रहोगे अगर कि हॉकिंस और थॉमस रो को ही पढ़ना है, फिर किसी का भी बैच ले लो, फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ रहा है, तो फिर आपको ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये काम है ना। आप देख लो किसी के साथ भी कंपेयर करके हमारे इस बैच को, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, एक भी आदमी ने ये सारे पॉइंट कवर नहीं किए होंगे। हमने अपनी किताब निकाली 3 साल की मेहनत लगा के, हमने ये पूरा कंटेंट निकाला, पिछले 1 साल से इस पूरे कंटेंट में बहुत मेहनत की मैंने, है ना।
मैं बता रहा हूँ मेरा गला सूख गया पूरा बोलते बोलते, बैंड बजी हुई है, पर फिर भी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको हाई एनर्जी के साथ ये सारे का सारा कंटेंट दूँ, है ना। एक एक स्लाइड बनाने में जान निकल जाती है, मैं यकीन नहीं आप मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये मेहनत का जो हमारा फल है वो यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप 10 लोगों को ज़रूर बताना अगर आपको ये कंटेंट दमदार लगे तो। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो लिखा हुआ है, असली नॉलेज तो मेरे दिमाग में, मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ, वो है असली खेल। तो कि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए और इससे बाहर एग्जाम में कुछ आए भी ना। इतना दावा कर रहा हूँ मैं, इतना स्टैंप लगा के बोल रहा हूँ इस बार मैं, और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। और कोई दूसरा तो करवाएगा नहीं ना, कोई किताब देखेगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति निकालेगा ये सारे का सारा कंटेंट तो हमारा कॉपी करके निकालेगा, सीधा बोलता हूँ मैं, सीधा, ठीक है। तो कहीं भी आप इस कंटेंट को देख लें तो समझ लेना कि जीवी कक्षा से कॉपी किया है उसने। चलिए फिर क्या होता है, 1700 में एक काम और होता है कि जो ब्रिटिशर हैं ये क्या बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, बंगाल को एक सेपरेट प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ मद्रास कंसीडर करेंगे। ये पहले क्या करते थे, पूरा एक ही सिस्टम चल रहा था इनका ट्रेड का, लेकिन अब क्या है कि मद्रास वाला सिस्टम अलग करेंगे और जो बंगाल वाला है वो अलग करेंगे, यानी सेपरेट सेपरेट चलेंगे। तो जो बंगाल में जितना भी ट्रेड होगा वो अलग रिपोर्टिंग आएगी उसकी, और जो मद्रास में होगा उसकी ब्रिटिशर्स को अलग रिपोर्टिंग आएगी। यानी कि जो वहाँ पे अपना मेन लोग बैठे हैं, असली खिलाड़ी लोग जो हैं वो ब्रिटेन इंग्लैंड में बैठे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग रिपोर्टिंग्स जानी चाहिए इनकी, ठीक है भाई। तो इसलिए अलग अलग कर दिया इसके बाद। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सर चार्ल्स आयर हैं जो, इनको क्या किया जाता है, पहला प्रेसिडेंट और गवर्नर बना दिया जाता है फोर्ट विलियम का बंगाल के अंदर, ठीक है। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी एक नई क्रिएट की गई है, तो उसका प्रेसिडेंट भी कोई बनेगा, है ना। तो वो कौन बन रहा है, आयर कूट बन रहा है, ठीक है, चार्ल्स आयर। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फोर्ट विलियम का कंट्रोल भी किसके पास है, फोर्ट विलियम का गवर्नर भी किसको बनाया गया, चार्ल्स आयर को बनाया गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब बात आ गई है 1717 की, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स थे मैं सारे निकाल के यहाँ पे ला रखा हूँ। अब यहाँ पे ये इसको स्टार मार्क कर लो 1717 वाले पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये एक भड़वा बादशाह है फर्रुखशियर, है ना, लुंज है ये भी एक नंबर का। इसको सैयद ब्रदर्स की हेल्प से एक तरह से ये बना है, इसके खुद में इतना दम भी नहीं था। एनीवेज, तो ये आदमी क्या है, ये मुगल एम्परर फर्रुखशियर एक ऐलान करता है, एक फरमान देता है ब्रिटिशर्स को, जिसके तहत क्या है, सबसे मैं कहता हूँ कि ये दुनिया की वाहियात चीज़ की है इसने, इससे ज़्यादा लुंज और पुंज चीज़ कोई नहीं होगी। और आप सोचिए कि आपको हंसी ना आ जाए अगर ये सुन के। इसने क्या बोला, इसने बोला कि भैया फ्री ट्रेड परमिट हम देते हैं तुम्हें बंगाल के अंदर, पहला चीज़ ये, ठीक है। और आप देखिए कि आगे जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी सारी इसी एक फरमान के ऊपर टिक के होंगी, ये वाहियात फरमान के ऊपर ही होंगी, ठीक है। अब ये जो है फ्री ट्रेड परमिट, ये कितने रुपए की एनुअल फीस पे हो रहा है, केवल और केवल 3000 रुपये एनुअल फीस पे। यानी कि ये बोल रहे हैं अंग्रेजों को कि तुम मुझे 3000 रुपये साल के दे दिया करो और तुम यहाँ पे फ्री ट्रेड करो, जितना तुम्हारा मन करता है, मेरे को कोई टैक्स नहीं चाहिए, तुम कितना ही व्यापार करो यहाँ पे। आप समझ रहे हो, लोकल व्यापारी जो वहाँ के हैं कितना उनका ट्रेड इम्पैक्ट में आएगा। इस मूर्ख व्यक्ति ने इतना भी नहीं सोचा कि वहाँ के जो लोकल व्यक्ति, लोकल बिजनेसमैन हैं, वो तो फिर कभी ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, उनसे तो तुम ठोक के टैक्स लोगे, नहीं लोगे तो उनको तुम तसीहे दोगे, समझ रहे हो, उनका जीना हराम करोगे। वहाँ के पीजेंट्स जो हैं उनका तुम जीना हराम करोगे, उनका खून निचोड़ लोगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये जितने भी मुगलिया बादशाह हों चाहे ब्रिटिशर हों, सब लोग 60-70% किसान लोगों से टैक्स वसूलते रहे हैं। बहुत इन्होंने टॉर्चर किया इन लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम कर दिया। अब अगला हंसी वाली बात सुनो तुम, अगला क्या बोलता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की भी परमिशन है, वो भी बिना टैक्स के। मतलब आप कितना ही सामान यहां से ले जाओ और कितना ही सामान यहां पे ले आओ, कोई टेंशन नहीं। अब आप सोचो कि ये जिनके पास इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हो रखी है, वहाँ से ये यहाँ से कॉटन धड़ल्ले से लेके जाएंगे तो यहाँ के लोग के पास तो कॉटन ही नहीं बचेगी, क्योंकि ये बल्क में उठाएंगे, है ना। और वहाँ से ये फिर कॉटन के कपड़े बना बना के यहाँ भारत में लेके आएंगे, सस्ते में मशीन वाले कपड़े बेचेंगे, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका तो सिस्टम ही खत्म। तो भारत का एक्सपोर्ट एक तरह से जीरो करने की कोशिश, फाइनल गुड्स का एक्सपोर्ट कह रहा हूं मैं एक तरह से, ठीक है। रॉ मटेरियल का तो बढ़ा दिया, लेकिन फाइनल गुड का जीरो करने की कोशिश। और जो बढ़ाया भी उसके ऊपर भी भाई मुगलिया सल्तनत का बादशाह टैक्स नहीं ले रहा। सबसे बड़ी हरकत तो ये देखो, तो उससे क्या होगा,
इतना तुमने फ्री छोड़ दिया खुले सांड की तरह, तो अगले खूब मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। और देखो ये गिड़गिड़ाते हैं जा जाके बादशाहों के आगे कि हमारा व्यापार सही नहीं चल रहा तो आप हमें अलाउ कर दो। सिर्फ और सिर्फ ये धूर्त लोग हैं, इनका व्यापार अगर सही नहीं चल रहा होता तो ये कब से यहाँ से छोड़ के निकल जाते, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और वो देखिए ये इतने रेवोल्यूशनरी बादशाह, देख रहे हो आप, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। चलिए एनीवेज, और एक कमाल की चीज़ यही है कि ये जो लाइसेंस, एक तरह से ये फरमान था जो फ्री ट्रेड का, इसी को क्या बोला जाता था, दस्तक बोला जाता था, और कुछ भी नहीं था दस्तक, ठीक है। तो ये जो दस्तक है, इसी के चक्कर में क्या हुआ था, सिराज उद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में झड़प हुई थी। यही जो है सबसे मेन लड़ाई का कारण बनता है। अंग्रेज़ बोलते हैं कि हमने जो हमें है मुगलिया सल्तनत का बादशाह, वो फरमान दे चुका है कि तुम दस्तक का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें फ्री ट्रेड है। लेकिन ये अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे थे, अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ वहाँ की, कि जो लोकल कुछ व्यापारी भी होते थे ना, मान लीजिए कि ABCD कोई लोकल व्यापारी हैं, उनको बोलते थे कि तुम हमें कुछ पैसे दे दो, ठीक है। तो वो ये अपने नाम पे उसका ट्रेड करते थे। यानी कि आप समझो कि एक मान लो व्यक्ति है चार्ल्स, ठीक है, और एक व्यक्ति है राम। अब राम व्यक्ति जो है वो अगर ट्रेड करेगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो चार्ल्स क्या बोलता है राम को कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे नाम पे ट्रेड कर लो और तुम मुझे पैसे दे दो। तुम ऐसा करो, मुझे 10,000 रुपये महीना दे दिया करो। समझ रहे हो? यानी कि अंग्रेज़ों ने अपना एक इनकम का सोर्स बना लिया, और ये इनकम जो मुगलिया बादशाह के पास जानी चाहिए थी, लोगों के टैक्स के पैसे, वो किसके पास जा रहे हैं, अंग्रेज़ों के पास जा रहे हैं। कितनी हंसी की बात है यार, क्या चल रहा है। मतलब रियली वीक एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन बाय मुगल्स। सबसे फुद्दू मुगल्स एंड के यही हैं, यही समझ सकते हो आप, ठीक है। औरंगजेब के बाद जितने भी आए हैं सब टुच पुच ही निकले हैं। तो वो इनके हालात आप देख ही सकते हो। कोई सेंस नहीं है, केवल गद्दी पे बैठना है, मज़े करने हैं, लौंडियाँ नचानी है ना, अय्याशी करनी है, और यहाँ पे देश का भविष्य खतरे में, इनको कोई मतलब नहीं। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने बुरे हाल है। ठीक है ना भाई? ओके, सही आवाज़ सही आ रही है, ठीक है। चलिए, क्या कर सकते हैं, बुरे हालात थे इनके। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत के अंदर जो है जो रॉ मटेरियल्स हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो एक्सपोर्ट है वो एक्सीड हो गए, बट ये मैं जो एक्सपोर्ट बता रहा हूँ आपको, ये रॉ मटेरियल का बता रहा हूँ, ठीक है। ये रॉ मटेरियल के हिसाब से। अब इस एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रेड का जो है बैलेंस वो बिगड़ गया। यानी कि इतना नहीं होना चाहिए था एक्सपोर्ट, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से बाहर जा रहा है पूरे का पूरा रॉ मटेरियल, और फाइनल गुड जो है वो भारत के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि इंपोर्ट, तो इंपोर्ट किसका बढ़ जाएगा, फाइनल गुड का बढ़ जाएगा। समझना, फाइनल गुड का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ की जो एक लोकल मार्केट है वो पूरी की पूरी अफेक्ट हो जाती है। क्योंकि ये एक तरह से वन वे ट्रेड हो गया भाई मेरे, क्योंकि भारत का जो व्यापारी है उसका तो कोई चीज़ बाहर जा ही नहीं पाएगी। आप देखिए कि एक और चीज़ की जाती थी बाद में, जब इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया पूरे का पूरा प्लासी की लड़ाई के बाद, तो इन्होंने क्या कर दिया कि इंडिया से कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेडर अगर अपनी फैक्ट्री का सामान बाहर भेजेगा ना विदेश में, उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगा दी। तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिश गुड्स के ऊपर तो कोई हैवी ड्यूटी लग नहीं रही है ना, लेकिन हमारे यहाँ के ब्रिटेन, यहाँ के इंडिया के लोग अगर ब्रिटेन में कुछ भेज रहे हैं तो हैवी ड्यूटीज लग रही हैं, तो वो कंपीट ही नहीं कर पा रहे हैं भाई। वहाँ ये लोग कंपीट ही नहीं कर पा रहे हैं उस मार्केट में। तो एक्सपोर्ट एक तरह से जो होना चाहिए था फाइनल गुड का, वो हो ही नहीं पाया, एकदम जीरो करके रखा हुआ था ब्रिटिशर्स ने। तो ये बुरे हालात कर दिए, जिसकी वजह से हमारा जो बहुत सारा पैसा है, एक तरह से आप समझिए पानी की तरह, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की फॉर्म में अगर देखा जाए, खुद बोलते हैं ये 43 पता नहीं लाख ट्रिलियन डॉलर कुछ ऐसे करके खुद बोलते हैं, गिने ना जाए भाई इतने पैसे तो हैं। इतना सारा पैसा ये भारत से वहाँ पे ले गए। तो ये पूरा का पूरा खेल था। इसके अलावा देखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है 1924 के अंदर। ये मुंबई के अंदर है गेटवे ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए बनाया जाता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद डेन्स आते हैं भारत के अंदर, जो अगेन ब्रिटिशर्स का ही एक चमचा बन के रह जाते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है ब्रिटिशर्स के बारे में। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगला वाला नेक्स्ट सेशन में कर लें क्या? नहीं, अभी कुछ और चीज़ें भी रह गई हैं। हाँ,
अच्छा, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी देख लेते हैं, एक दो चीज़ और रह गई हैं, ये भी कवर कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने देखिए बहुत सारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स तो बनाई ही हैं, मेन इनके मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, एक तो है फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स का मैंने सबसे पहले आपको समझा ही दिया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सुतनुती विलेज के अंदर बना हुआ है, फोर्टिफाई करके बनाया है उसको, और कहाँ पे है, कलकत्ता में, बंगाल में, ठीक है। और इसी को विक्टोरिया मेमोरियल भी बोल दिया जाता है कई बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों कंडीशंस में। इसके अलावा एक है बॉम्बे कासल। बॉम्बे कासल के नाम से समझ आ जाएगा कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर है। फिर तीसरा एक इंपॉर्टेंट है फोर्ट सेंट जॉर्ज। मैंने कहा था कि इसको याद रखना, आगे काम आएगा। अभी आगे जो लड़ाइयाँ होनी है फ्रेंच के साथ इन लोग की, उसमें काम आएगा, तो अभी के लिए बस याद रख लीजिए। और ये पहला फोर्ट था, ठीक है, फर्स्ट फोर्ट बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ये ध्यान रखना, ये मद्रास के अंदर इन्होंने बनाया था। कई बार लोग गलती से कंफ्यूज होके फोर्ट विलियम को फर्स्ट फोर्ट लगा देते हैं, ये मत करना भाई मेरे। पहला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, मद्रास के अंदर, और ये फोर्ट विलियम तो बाद में बना है। ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला वो जो सुतनुती विलेज है उसको फोर्टिफाई किया गया था इन्होंने, है ना, बंगाल के अंदर की बात हो रही है ये, तो बंगाल के अंदर देखा जाएगा तो फोर्ट विलियम है फिर, ठीक है। उसके अलावा इंडिया गेट आज आप देखते हैं, तो मेरे को तो ऐसा लगता है वो जो दुबई के अंदर एक दुबई फ्रेम है, दुबई वालों ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा यूं करके फ्रेम बनाया है एक, है ना। तो मैंने जब देखा दुबई वाला फ्रेम, तो यार मैंने कहा कि क्या चीज़ है, तो ऊपर जाके देखा तो एक साइड पे ओल्ड दुबई दिखता है और दूसरी साइड पे न्यू दुबई दिखता है ना। तो एक तरफ बिल्कुल आपको पुराना गांव टाइप वाला दिखेगा दुबई, और एक तरफ बिल्कुल हाईटेक बुर्ज खलीफा टाइप दिखेगा, है ना। तो मेरे को लगता है कि इसको जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा यार ये दुबई वालों ने कहीं हमारे इंडिया गेट से तो कॉपी नहीं कर लिया, बिल्कुल ऐसा सही कर रखा है उन्होंने। जैसे बड़ा सारा इंडिया गेट होगा, उन्होंने बड़ा सारा फ्रेम बना दिया, है ना, और बस उस पर चढ़ सकता है कोई, लिफ्ट से जा सकता है और इधर उधर देख सकता है, कहने का ये मतलब है। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि शायद उन्होंने इसी से कॉपी करके बनाया है ना। एनीवेज, तो ये कहाँ पे इंडिया गेट, ये दिल्ली के अंदर है, और ये एक तरह से मेमोरियल है उन शहीदों के लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर शहीद हुए हैं। बेसिकली हमारे सोल्जर्स जो बेगानी लड़ाइयों में इन ब्रिटिशर्स के चक्कर में फंस के शहीद हुए वहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए कि एक है प्रेसिडेंट हाउस और एक है पार्लियामेंट। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी। हालांकि अब ये जो पार्लियामेंट है ये तो बदल चुकी है, सेंट्रल विस्टा आ चुका है, लेकिन अब मोदी जी बोलेंगे हम, है ना, कि मोदी जी ने बनवाया, लेकिन एनीवेज तब की बातें चल रही हैं ये। तो ये भी ब्रिटिशर्स ने बनवाया है। अच्छा, इनके जो आर्किटेक्ट हैं, अच्छा इस इंडिया गेट के जो हैं वो एडविन लुटियंस हैं, और इन दोनों के अंदर ही 2 आर्किटेक्ट रहे हैं, एक है हर्बर्ट बेकर और एक एडवर्ड लुटियंस। तो इन दोनों ने मिलके जो है इसको आर्किटेक्ट या फिर कहें कि डिज़ाइन किया है, ठीक है भाई। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको, मैंने बंदूक की फ़ोटो तक लगा दी ताकि आपको याद हो जाए, एक बार प्रॉपर पूरे देख लो, है ना। चलो, एक पॉइंट और रह गया आपका बैटल्स का। हाँ, अब इसमें बैटल्स देखिए कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था आपको कि एक तो है बैटल ऑफ सवल्ली, 1612 के अंदर होता है। किस शिप पे आते हैं, मैंने बताया था कि रेड ड्रैगन शिप पे होता है, ठीक है भाई। ये ब्रिटिशर्स का शिप है और ये जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स। किसको हरा देते हैं, पुर्तगालियों को यहाँ पे हरा देते हैं, ठीक है, पोर्टुगीज़ को हरा देते हैं। उसके अलावा सूरत के आसपास होता है, ठीक है, गुजरात में। उसके अलावा बैटल ऑफ बेदारा होता है, मैंने बताया था डच का, जब मैंने पढ़ाया था कि बैटल ऑफ बेदारा किसके साथ है, डच के साथ है 1759 में, और डच को यहाँ पे हरा देते हैं। इसके बाद जो तीसरा बैटल है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि देखिए बैटल्स बहुत है, लेकिन हमें हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती है। तो ये है तीसरा बैटल, बैटल ऑफ वंडीवॉश। ये है 1760 के अंदर, जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्रेंच लोगों को यहाँ पे हरा देते हैं। और इसके बाद जो है बैटल ऑफ वंडीवॉश के बाद पूरा का पूरा जितना भी सुप्रीम पावर हम कहेंगे, जितनी भी कंपनीज़ की है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है। यानी कि सुप्रीम पावर जो यूरोपियंस की भारत के अंदर है उस टाइम पे ब्रिटिश बन जाते हैं, और फ्रेंच का सफाया यहाँ पे हो जाता है। ये पढ़ेंगे अभी आगे, है ना। तो कुल मिला के ये हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ब्रिटिशर्स के भारत के अंदर। चलिए, ये तो डेंस का, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रिटिश तक का कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलो ठीक है, ओके।